ठीक है, हमारे पास शब्द क्या क्या हैं? रवींद्र, मुनीश, कवींद्र, ये सभी शब्द हैं। रवींद्र, मुनींद्र, कवींद्र। तो यहाँ पर जब इस प्रकार के शब्द देख रहे हैं हम, तो हम अगर दिख रहा है कि कोई बीच में कोई दीर्घ शब्द आ रहा है, तो उस दीर्घ शब्द से वो टूट सकता है कि नहीं? दीर्घ कोई स्वर आ रहा है, तो दीर्घ स्वर क्या है? ई आया है। ई आया है, तो ई पे अगर हम इसे तोड़ेंगे तो रवि और इंद्र ये दोनों बन रहे हैं, मुनि और इंद्र ये दोनों बन रहे हैं, कवि और इंद्र ये दोनों बन रहे हैं। तो इस प्रकार से इनको देखा जाता है। फिर कहीं पे ओ आ रहा है क्या? तो भाग्योदय में ओ आ रहा है ना? तो वहाँ से टूटेगा। दीर्घ शब्द आ रहा है विद्यालय में, ठीक है। हलीशा, लांगलीशा, मनीषा ये तो याद करने के लिए ही थे, ठीक। फिर मतलब हमें ये याद रखना है यहाँ कि संधि में कहीं पे आ, ई, ऊ ये आए हैं क्या? तो यहाँ पे संधि ब्रेक हो सकती है। फिर यहाँ पे दीर्घ संधि ब्रेक हो सकती है। फिर यदि हमारे पास ए आया है ओ आया है। भैया जी, हाँ, जैसे मान लीजिए कोई शब्द है उसमें डबल ई भी तो आ सकता है, डबल ओ भी आ सकता है, तो वहां पे कहाँ पे ब्रेक करेंगे? हाँ, जैसे मानार्थ, ठीक है। अब मानार्थ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दो जगह दीर्घ दिख रहा है आपको, है ना? तो अगर इस दीर्घ को तोड़ेंगे तो माधन अनार्थ होगा, या माधन अनार्थ होगा, या माधन अनार्थ होगा। तो ये मा जो शब्द है और अनार्थ जो शब्द है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या? तो यदि ये शब्द हैं तो इनकी संधि की जा सकती है, लेकिन अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसमें मान धन अर्थ निकल रहा है। तो ये दोनों शब्द हैं, तो उस हिसाब से तोड़ा जाएगा कि आपको ये देखना होगा कि जिन शब्दों में वो टूट रहा है तो उन शब्दों का अस्तित्व है कि नहीं, क्योंकि जिनका अस्तित्व होगा उन्हीं को तो आप जोड़ेंगे। इसके लिए शब्दकोश बढ़ाना पड़ेगा दिमाग पर। शब्दकोश तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अब जैसे मैं आपसे कहूँ ठीक है, ही इज़ गोइंग, और यदि इसको ऐसे लिख दिया जाता कि इसमें से आप बताइए इसको ब्रेक कीजिए, तो क्या है, जब तक आपको ये नहीं पता हो कि ही अलग होता है, इज़ अलग होता है, गोइंग अलग होता है, तब तक आप इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे, है ना? तो आपको जब ये ज्ञान होगा कि ही का मतलब वह होता है, इज़ का मतलब है होता है, गोइंग का मतलब जा रहा होता है, तब आप इसको ब्रेक कर पाएंगे। अब जिसको कुछ भी नहीं पता, किसी छोटे से बच्चे को देंगे तो वो कहेगा नहीं हो पा रहा। तो इसी प्रकार शब्दों का अस्तित्व जब हमें पता होगा कि इन शब्दों का कुछ अस्तित्व है, क्योंकि जिन शब्दों का अस्तित्व होगा उन्हीं को जोड़ा जाएगा। जैसे अब विद्यालय है, तो विद्यालय है तो अब विद्याधन आलय भी विद्यालय होगा, है ना? और विद्याधन आलय भी विद्यालय होगा, ठीक है। और विद्याधन अलय भी विद्यालय होगा, विद्या का घर, और विद्याधन अलय भी विद्यालय होगा, ठीक है। तो
अब ये चारों में उत्तर विद्यालय ही आएगा, लेकिन हमें ये देखना होगा कि विद्या, विद्य, इन दोनों में क्या एग्जिस्ट करता है। तो विद्या जो है इसका अस्तित्व है, विद्य कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा। आलय जो है इसका अस्तित्व है कि आलय मतलब स्थान होता है ना। अलय ये शब्द समझ में नहीं आ रहा, तो अलय नहीं होगा, यहाँ आलय होगा और यहाँ विद्या होगा। हमने यहाँ से तो ब्रेक कर दिया विद्यालय से, लेकिन विद्यालय से ब्रेक करने के बाद क्या हो गया, क्योंकि इन चारों को अगर हम जोड़ेंगे तो विद्यालय ही उत्तर आएगा। तो ये किस रूप में टूटेगा, समझ में आ रहा है? जी भैया, तो बहुत अच्छे से भैया। पिछली साइड थोड़ा सा मुझे पहले वाला लिखना था। सिंपल जो शब्द है ना वो तो आसानी से समझ में आया था, लेकिन जो एकदम क्लिष्ट शब्द रहते हैं ना दिया, वो थोड़ा सा कठिन जाता है। हाँ, वो देखिए वो धीरे धीरे ही होगा, वो धीरे धीरे ही होगा। और क्लिष्ट थोड़ा सा मिक्सचर करके तो देना ही पड़ता है। सब सिंपल रहेंगे तो फिर ऐसा लगेगा सब बन गया, और सब क्लिष्ट रहेंगे तो ऐसा लगेगा कुछ नहीं बन रहा। तो ये थोड़ा सा हम पीछे भेजिए ना, थोड़ा सा मुझे लिखना था। तो क्या सबसे पहले वाला पीछे थोड़ा और पीछे। हाँ, ये लिखना था मुझे। ई उ दीर्घ, मतलब कोई दीर्घ अक्षर आ रहा है, अगर रिजल्ट में दीर्घ स्वर आ रहा है तो वो दीर्घ संधि है। फिर अगर गुण आ रहा है, ए ओ अर ये आ रहे हैं, तो मतलब गुण संधि के सूत्र लगे हैं वहाँ पे। गुण संधि के सूत्र क्या थे? अवर्णे वर्णे ओवर्णे ओ रिवर्णे अर, ये जो हमने पढ़े थे। तो ये सूत्र हो रहे, केवल दो ही सूत्रों पे, दो ही प्रकार की संधि पे पूरे उदाहरण थे, है ना। तो इनको आप लोग एक बार फिर से अभ्यास करके देखिएगा और उसके जी भैया उत्तर दीजिएगा, ठीक है। और मैं ये स्पष्ट बता रहा हूँ बहुत अच्छे से कि ये यदि पूर्ण होगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और फिर क्या होता है, दूसरी चीज़, जो गृह कार्य नहीं करता है उसके कारण जो गृह कार्य करता है उसकी क्लास मिस होती है। तो वो मैं कभी नहीं करना चाहता, क्योंकि जो मेहनत करेगा उसके लिए ही कक्षा रहेगी। जी भैया, आने से शिकायत का मौका नहीं देंगे। ठीक है, तो आज हम आगे चलते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि संधि ब्रेक कहाँ से करनी है। तो यदि दीर्घ संधि है तो हमें पहले ये देखना है कि कड़ी कहाँ है, कड़ी कहाँ है। तो दीर्घ संधि, जैसे कोई दीर्घ शब्द दिख रहे हैं तो वहाँ से तोड़ने की कोशिश करो कि यहाँ से टूटेगा क्या। यदि कहीं, अब जैसे गणेश लिखा हुआ है, गणेश लिखा है ना, तो अब यहाँ पे कोई दीर्घ शब्द आ रहा है क्या? नहीं, दीर्घ शब्द नहीं आ रहा। ए ओ अर कुछ आ रहा है, तो हाँ ए आ रहा है, ए आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे, अब ए पे तोड़ के देखें। तो ए पे तोड़ने से क्या होता है गुण संधि में, कि क्या होता है, अब बीच में प्लीज़ मत बोला कीजिए आप लोग, जब पूछा जाए तब बोला कीजिए प्लीज़, ठीक है ना। तो गण धन ईश, इश, क्योंकि एक तरफ अवर्ण होगा और एक तरफ इवर्ण होगा तब ए आएगा। फिर गणा धन इश, फिर गण धन ईश और गणाधन ईश। अब आपके पास ये चार कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये चार कॉम्बिनेशन से आ रहा है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, इश क्या होता है? तो इश का मतलब तो नहीं है, लेकिन ईश का मतलब उसका प्रमुख या उनका राजा या उनका मुखिया। तो ईश शब्द यहाँ होगा। अब यहाँ पे हमारे दो पॉसिबल केस हैं, गण या गणा। तो गण यानी समूह होता है तो गण आ जाएगा, गणा का नहीं होता। तो गण धन ईश, इसलिए ये गणेश के लिए क्या हो जाएगा, गण धन ईश। इसी प्रकार रमेश है, रमेश है तो रमेश में ए तो मिल गया, ए से हम ब्रेक कर रहे हैं, ए से ब्रेक कर रहे हैं, तो अब ये रमधन ईश भी रमेश होगा और रमाधन ईश भी रमेश होगा।
और रमधन इश ये भी रमेश होगा, और रमाधन इश ये भी रमेश होगा। तो अब इस शब्द चूंकि है नहीं, ईश शब्द है, रम शब्द है नहीं, रमा शब्द है, तो रमाधन ईश ये हो जाएगा। इस प्रकार से हमको खोजना है। अब जैसे भाग्योदय है, तो भाग्योदय में क्या हो गया, हमको आ ये दीर्घ भा में भी मिल रहा है और यहाँ पे ओ भी मिल रहा है, तो दीर्घ संधि भाधन आग्योदय। तो आग्योदय जैसा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन भाग्यधन उदय, तो यहाँ पे जो ओ गुण होता है, ओ गुण कैसे होता है, उवर्णे ओ, तो अवर्ण और उवर्ण को मिलाकर, अवर्ण और उवर्ण को मिलाकर ओ होता है। तो यहाँ पे अवर्ण और उवर्ण करने से हो रहा है क्या, तो भाग्य धन उदय, इससे संभावना है, तो इसलिए भाग्य धन उदय। तो यहाँ पे आपको अभी प्रारंभिक अवस्था में, चूंकि प्रारंभिक अवस्था है, इसलिए आपको उसको ब्रेक करके सारे उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जितने भी हैं वो सभी देखने होंगे कि कौन सा फिट बैठ रहा है। जो फिट बैठ रहा है वही उत्तर कहलाएगा। अब आप सोचो अगर कि हमको इतने सारे करके देखने पड़ेंगे, 4 4 5 5, है ना, तो वो करके देखने होंगे, तो शुरू में तो करके देखने होंगे, फिर क्या है धीरे 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 धीरे, अब जैसे आपने गणेश किया, रमेश किया, महेश किया, तो फिर हमको ये समझ में आने लगेगा कि एश है, इसका मतलब पीछे ईश है। अब आपने भाग्योदय किया, सर्वोदय किया, गुणोदय किया, दयोदय किया, तो हमको ये समझ में आने लगेगा कि ओदय जहाँ लिखा है वहाँ उदय आ रहा है। तो क्या है, ये प्रैक्टिस से आएगा। शुरू में तो आपको जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो करने पड़ेंगे और समय देना पड़ेगा गृह कार्य करने के लिए, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हाँ, 31 सूत्र तक हम कर चुके थे। 31 के बाद अभी 31 के बाद 32 33 ये अभी छोड़ के चलेंगे, 32 और 33 अभी नहीं कर रहे हैं। 34 और 35 ये देखेंगे। 34 में क्या कह रहे हैं, 34 में सामान्य सी बात है कि ऋण प्लस ऋण या फिर प्रा प्लस ऋण हो, अथवा वसन प्लस ऋण हो, अथवा कंबल प्लस ऋण हो, अथवा 10 प्लस ऋण हो। ऋण पीछे हो और आगे इन पांचों में से कोई भी शब्द हो, ऋण हो या फिर प्रा हो या वसन हो या कंबल हो या दश हो, ये ही 5 पर्टिकुलर केस हों, इसके अलावा किसी अन्य शब्द के लिए बात नहीं हो रही। तो ये 5 अपवाद हैं। तो इन 5 अपवादों में क्या है कि ऋण प्लस ऋण का अर्थ उत्तर होता है, यहाँ पे यदि हम ये करते कि सूत्र लगाते, तो सूत्र कौन सा लगता, 31वें नंबर का सूत्र लगता रिवर्णे अर, रिवर्णे अर सूत्र लगता। तो रिवर्णे अर सूत्र से इनके उत्तर क्या होने थे, ऋणर्ण, है ना, प्राण, ठीक है। तो इस प्रकार के ये शब्द होते, वसनर्ण, कंबलर्ण, दशर्ण,
ये आना था इसमें, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि 31वें नंबर के सूत्र से जो ये उत्तर होने थे, ये उत्तर यहाँ पर नहीं होंगे, ये अपवाद है। तो अपवाद है तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि ये शब्द हैं, पर्टिकुलर ये 5 ही हैं, तो यदि ये हैं तो इनका उत्तर क्या होगा? इनका उत्तर होगा ऋणाण, प्राण। आ जो है वह दीर्घ रहेगा। वसनाण, कंब लाण, दशाण। ठीक है, इनके ये उत्तर रहेंगे। ये अपवाद हैं, किसके? सूत्र नंबर 31 के अपवाद हैं। ठीक है, कि इनमें री के स्थान पे अर नहीं हुआ, इनमें री के स्थान पे आर हो गया। ठीक है, भैया 31, 34 की अपवाद है तो ना। 34 नंबर का जो सूत्र है वो 31 नंबर के सूत्र का अपवाद है। ठीक है, 31 नंबर वाला सूत्र यहाँ नहीं लग रहा, यहाँ 34 नंबर के सूत्र में ये बता रहे हैं कि इन 5 का उत्तर ये होगा। तो इन पांचों को आपको याद रखना होगा कि ऋण प्लस ऋण ऋणाण होता है, प्रा प्लस ऋण प्राण, इसी प्रकार वसन प्लस ऋण वसनाण, कंबल प्लस ऋण कंबलाण और दश प्लस ऋण दशाण, ये होता है। ठीक है, क्लियर है? ये 5 शब्दों के लिए ही है, अन्य शब्दों के लिए नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद 35वें नंबर का सूत्र, ये भी अपवाद है, 31वें नंबर के सूत्र का अपवाद है। 31 का अपवाद है। यहाँ पर क्या है? ऋत। ठीक है, ऋतः, ऋतः का मतलब होता है दुख, इसका अर्थ होता है दुख। तो जब ऋतः शब्द जोड़ा जाता है किससे? जिसके कारण से दुख हो, जिसके कारण दुख है। ठीक है, तो क्या होगा? जैसे शीत, शीत के कारण, ठंड से कोई दुखी है तो शीत धन ऋतः, शीत धन ऋतः, ऋतः का मतलब दुख, तो शीत के कारण दुख, तो शीत में अंत में क्या था? आ था, और यहाँ पे क्या था? री था, तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्णे अर हो जाएगा। रिवर्णे अर हो जाएगा तो इस दोनों का आंसर आता अर। तो यहाँ क्या होना था? शीतर्तः, ये उत्तर आता है इसका, है ना? तो लेकिन ये यहाँ नहीं होगा, 31वें नंबर के सूत्र से ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि यदि ऐसा हो रहा है, कैसा हो रहा है कि पीछे ऋतः लिखा हुआ है और आगे जिसके कारण से दुख है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आ के स्थान पे अर नहीं होगा, आर होगा। ठीक है, अर नहीं होके आर होगा। 31वें सूत्र में कह रहे थे अर होगा, यहाँ 35वें सूत्र में कह रहे हैं कि यदि ऋत पीछे है, ऋत यानी दुख पीछे है और जिसके कारण से दुख है वो आगे है, तो दोनों की संधि होके आर होगा, अर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? शीत धन ऋतः, शीत धन ऋतः, तो शीत के कारण दुख है। ठीक है, तो शीत के कारण दुख है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शीत में आ है पीछे, तो शीत धन आ धन ऋतः, तो
आ और री मिलके अर होना था, तो यहाँ 35वें सूत्र से क्या हो जाएगा आर, क्योंकि शीत के कारण दुख है, तो शीत आर तह, तो ये जुड़ के तीनों क्या हो जाएंगी शीतार तह। ठीक है, शीतार तह। तो अब ये हमें याद होना चाहिए कि भैया ऋतः अगर पीछे है तो जिसके कारण से दुख है वो अगर आगे है तो आर होगा। अब जैसे परम धन ऋतः, तो ऋतः का मतलब क्या हो गया दुख, और परम यानी बहुत ज़्यादा, तो दुख है परम के कारण है क्या, नहीं, बहुत ज़्यादा दुख है, तो परम जो है वो दुख का कारण नहीं है, तो यहाँ पे अपना ये जो 35वां सूत्र है वो नहीं लगेगा, 31वां सूत्र ही लगेगा कि आधन री बराबर अर, तो ये क्या हो जाएगा पर मरतः। ठीक है, 31वां ही सूत्र लगेगा वहाँ, यहाँ 34वां सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि परम जो है वो दुख का कारण नहीं है। समझ में आया? ऋतः शब्द पीछे होना जरूरी है और आगे जो दुख का कारण है वो हो तो ही आर होगा, अन्यथा अर ही चलेगा। क्लियर है? ये आपका 35वां सूत्र है। फिर 36वां सूत्र कल हो चुका था। अब इसके बाद हम आते हैं वृद्धि संधि पे। तो वृद्धि संधि में क्या है? वृद्धि संधि वो संधियां हैं वृद्धि संधि वे संधि हैं जिनमें उत्तर क्या है? उत्तर या तो ऐ है या औ है। ऐ या औ जिसमें रिजल्ट में आ रहा है, उत्तर में आ रहा है, वे वृद्धि संधि के उदाहरण है। ठीक है, देखो गुण आ रहा था अगर उत्तर में तो गुण संधि का उदाहरण था, दीर्घ आ रहा था उत्तर में तो दीर्घ संधि का उदाहरण था, और वृद्धि संधि वृद्धि ए आई और औ अगर आ रहे हैं तो ये वृद्धि संधि के उदाहरण है। तो एकारे ऐ कारे चा, इसमें क्या था कि ए अवर्ण से जुड़ेगा, ए अवर्ण से ए या आई कुछ भी जुड़ेगा तो उत्तर आएगा आई, है ना। जैसे तवधन एशा तो तवैशा, तो जहाँ पर आई आ रहा है वहाँ पर यह संधि हो सकती है। जैसे तवैशा लिखा हुआ है, तवैशा लिखा है तो यहाँ आई आ रहा है, तो यहाँ से तोड़ने की कोशिश करो, तव धन एशा तवैशा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सूत्र क्रमांक 37। और 38 में क्या, 38 नहीं हुआ था अपना? नहीं, इसमें ऐसा ये डबल मात्रा वो पहले भी मुझे नहीं समझ में आ रही थी। तो एक जैसे ऐसा तो एक ही है ना, तो तवे या शा नहीं हो सकता, डबल ए की मात्रा क्यों आती है? डबल ए पहले तो कुछ नहीं होता, ए और आई होता है। आई आई हाँ। आई क्या है? तवे या जो भी है, जो भी है नहीं, पहले उच्चारण कीजिए। एक बार आप करिए फिर मैं करती हूँ। तवैशा, तवेशा, तवेशा नहीं है वो, तवैशा है। तवेशा, हाँ तवैशा, जी नहीं, तवैशा, तवेशा। हाँ। तो ये आई की मात्रा है, तो आई की मात्रा है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं सूत्र में? सूत्र में ये कह ही रहे हैं कि अवर्ण से अगर ए या आई जुड़ेंगे तो उत्तर आई आएगा। तो यहाँ तव के अंत में आ है और यहाँ ए है, तो ए और आ जुड़ेंगे तो उत्तर क्या होगा? आई। और ये पहले भी बताया था कि व्यंजन के साथ जब ये जुड़ते हैं तो ए के स्थान पर एक मात्रा आती है और
आई के स्थान पे 2 मात्रा आती हैं। ठीक है, जब ये व्यंजन के साथ जुड़ जाएंगे तब इनके नोटेशन ये ही है। ठीक है, जी। तो ये हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर 38वां नंबर का जो सूत्र है वो देखते हैं। 38वें नंबर का सूत्र ये कह रहा है कि यदि स्व लेफ्ट हैंड साइड पे स्व हो और ये यदि जुड़ रहा है ईर से अथवा ईरणी से अथवा ईरी से, इनमें से किसी से भी जुड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, सभी में स्व इधर है। ये 3 पर्टिकुलर केस के लिए अपवाद है। किस सूत्र का? अब यहाँ पे अंत में आ है और यहाँ हो गया इवर्ण, ई हो गया, तो अवर्ण और इवर्ण इन दोनों का योग होगा तो यहाँ आएगा ए। उत्तर ये होता। ये कौन सा? सूत्र क्रमांक 27। सूत्र क्रमांक 27 यहाँ लगता। सूत्र क्रमांक 27 है, क्या है? अवर्ण इवर्ण ए, ये सूत्र क्रमांक 27 है। तो स्व धन ईर, स्व धन ईरणी और स्व धन ईरी, इन तीनों केस में ये सूत्र क्रमांक 27 जो है वह नहीं लगेगा। ठीक है, इनका उत्तर क्या होगा? इनका उत्तर बाय डिफ़ॉल्ट अपवाद से क्या हो जाएगा? स्वैर, स्वैरिणी और स्वैरी। ये 3 शब्द हमें याद रखने होंगे कि स्वैर, स्वैरिणी और स्वैरी, ये स्वाधन ईर, स्वाधन ईरणी और स्वाधन ईरी से मिलके बने हैं। ये अपवाद है। ठीक है, इनमें जो आपका 27वें नंबर का सूत्र है वह नहीं लगा है, ये अपवाद हैं। ठीक है, और ये 3 पर्टिकुलर केस ही अपवाद हैं। ईर को किसी और से जोड़ेंगे, स्व को किसी और से जोड़ेंगे तो ये सूत्र नहीं लगेगा। फिर जो सामान्य से चल रहा है वही चलेगा। ठीक है, क्लियर? ये अपवाद था। फिर इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं सूत्र क्रमांक 39 में कि यदि एव बाद में हो, एव यानी होता है ही, एव एक अव्यय है, इसका अर्थ होता है ही। यदि एव पीछे हो और आगे कुछ और हो, जैसे अद्य, अद्य यानी आज, तो आज ही। एह, एह यानी यहाँ, यहाँ ही। ठीक है, तो जब हम ऐसा कहते हैं, अब अद्य धन एव है, तो अद्य धन एव है, तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगता? यहाँ पे आपका सूत्र लगता 37वें नंबर का, एकारे ऐ ऐकारे चा, तो इसका उत्तर होना था अद्यैव, एहैव। ठीक है ना? तो यहाँ ही, आज ही, अद्य यानी आज, एव यानी ही, तो आज ही, एह यानी यहाँ और एव यानी ही, तो यहाँ ही। ठीक है, तो ये काय से बने? सूत्र क्रमांक 37 से। सूत्र क्रमांक 39 ये कह रहा है कि यदि ये बिल्कुल जैसे यहाँ ही बैठो, आज ही चलो, तो ये बिल्कुल नियोग है, अनियोग है। अनियोग है मतलब कंफर्म नहीं है। ठीक है, कंफर्म नहीं है कि यहीं बैठना है,
कंफर्म नहीं है कि यहाँ ही जाना है, आज ही जाना है। थोड़ा सा मतलब यहाँ पर अगर चांसेस हैं कि ये मतलब आज ही नहीं होगा, यहाँ ही नहीं बैठेंगे, तो इस केस में यहाँ पर अद्येव का प्रयोग होगा और यहाँ एहेव का प्रयोग होगा। आई का मतलब यदि लिखा है एहेव तिष्ठ, यहाँ बैठो, एहेव तिष्ठ मतलब कहीं और भी बैठ सकते, यहाँ बैठना कहा जा रहा है लेकिन एग्जैक्टली यहीं नहीं बैठना है, यहाँ भी बैठ सकते हैं, कहीं और भी बैठ सकते हैं, लेकिन एहैव यहाँ ही बैठो, तो इसका मतलब बिल्कुल यहीं बैठना है। अद्यैव गच्छ आज ही चलो, आज ही जाओ, है ना, तो आज ही जाओ मतलब अद्यैव कह रहे हैं तो मतलब आज ही जाना है। अद्यैव गच्छ आज ही चलो, जैसे आपसे पूछा कब चलना है, ठीक है आज ही चलो, तो आपने कहा आज ही चलो मतलब आज चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते, नहीं आज ही चलना है, मतलब ये बिल्कुल कंफर्म है कि आज ही चलना है। तो जब हम बिल्कुल ही कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल आज ही करना है, यहाँ ही करना है, तो आई की मात्रा, और चलता है मतलब आज ही कर लेते हैं, यहीं बैठे आते हैं। जैसे आप कहीं गए सभा में, ऐसा करते हैं यहाँ ही बैठे आते हैं, यहाँ ही बैठे आते हैं मतलब यहाँ भी बैठ सकते हैं, कहीं और भी बैठ सकते हैं। आपने कैजुअली कहा तो एहेव तिष्ठ, यहीं बैठे आते हैं। एहैव तिष्ठ नहीं, बिल्कुल यहीं बैठेंगे, कहीं और नहीं बैठेंगे। तो बिल्कुल निश्चित हो तो आई, और अनिश्चित है तो ए। समझ में आया ये दोनों में क्या अंतर है? जी। कोई प्रश्न किसी का? जी भैया। किसी का कोई प्रश्न है सूत्र क्रमांक 37 और 38 और 39 में? ये समझ नहीं आया भैया। क्या समझ नहीं आया ये बताओ पहले। कैसे हो गया? सूत्र क्रमांक 37 समझ में आया पहले? हाँ। तो अब ये बताइए अद्य धन एव क्या होना था? सूत्र क्रमांक 37 से ऐव हो गया। ऐव हो गया, तो ये क्या हो गया? अद्यैव हो गया, है ना? हाँ। तो अद्यैव का मतलब होता है आज ही। अद्य का मतलब आज, एव का मतलब ही, तो इसका मतलब हो गया आज ही। तो ये बिल्कुल अगर आज ही कहना है तो इसका प्रयोग करेंगे, अन्यथा अद्यैव बोल देंगे। अद्यैव मतलब आज के अलावा कहीं कभी और भी ये कार्य हो सकता है। आज ही चलो, आज ही खाना है, आज ही चलना है, आज ही पढ़ना है, तो आज ही, और आज के अलावा थोड़ा उसमें ऊपर नीचे हो सकता है तो अद्यैव करेंगे। ठीक है, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है, समझ में आया? आया। हाँ, फिर इसके बाद ओकारे औ औकारे चा, सूत्र क्रमांक 40। सूत्र क्रमांक 40 में ये कह रहे थे कि अवर्ण के परे, अवर्ण के बाद ओ या औ कुछ भी होगा तो उत्तर होगा औ। प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओ या औ कुछ भी होगा तो उत्तर होगा औ। ये सूत्र था सूत्र क्रमांक 40। तो जैसे तव धन ओदनम, तो यहाँ क्या हो जाता था, ये आ था, ये ओ था, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए, ये दोनों मिलके औ हो गए। ठीक है, तो ये तवोदनम। अब जहाँ पे औ की औ आ रहा है तो वहाँ से ये ब्रेक होंगे। हमें देखना है कि वाक्य में शब्द में क्या औ आ रहा है,
यदि औ आ रहा है तो वहाँ से उसको ब्रेक कर दो। ठीक है। अब इसका एक अपवाद है, इसका अपवाद है कि यदि पीछे ओम लिखा है, ठीक है, ओम लिखा है और यहाँ पे अवर्ण है, अवर्ण का योग अगर ओम से होगा, पीछे अगर ओम है, तो फिर आपका 40वें नंबर का सूत्र नहीं लगेगा, आपका सूत्र लगेगा 41वें नंबर का। 41वें नंबर का सूत्र क्या कह रहा है कि यदि ओम पीछे है और आगे अवर्ण है तो अवर्ण का लोप हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ये 41वें नंबर का सूत्र है कि अवर्ण का योग यदि ओम से होगा तो अवर्ण का लोप हो जाएगा। कैसे? जैसे हमने कहा अद्य धन ओम, तो अद्य में से आ का लोप हो गया, अद्य धन आ धन ओम, तो ये आ का लोप हो जाएगा, आ का लोप हो गया तो अब ये या किससे जुड़ जाएगा? ओ से, तो ये हो जाएगा अद्योम। ठीक है। केवल कब? जब ओम पीछे होगा। ठीक है। इसी प्रकार सा धन ओम, तो यहाँ क्या हो गया? ये स धन अवर्ण था, आ था, दीर्घ आ प्लस ओम, तो ये क्या हो जाएगा? अवर्ण ओ से जुड़ जाएगा, है ना, अवर्ण का लोप हो जाएगा, लोप हो जाएगा अवर्ण का, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सा जुड़ जाएगा ओ से, तो ये बन जाएगा सोम। समझ में आया ये? जी जी। यहाँ पे ओम का अर्थ क्या है? ओम मतलब ओम मतलब ओम है, ओम एक शब्द है। ओम नमः शिवाय बोलते ओम वाला, वो सा के साथ कैसे जुड़ेगा? तो यहाँ सा के साथ या किसी और के साथ जोड़ने की बात नहीं हो रही, ये आपको उदाहरण में बताया जा रहा है कि सा, अच्छा ओके, है ना? जी जी। तो सिर्फ ओम पीछे आएगा तभी ये होगा ना? ओम पीछे हो और आगे अवर्ण हो, आगे अवर्ण हो, कोई और वर्ण के लिए नहीं, है ना? पीछे ओम और आगे अवर्ण, तभी होगा। ठीक है। इसके बाद जो 42वें नंबर का सूत्र है, औष्ठौत्वोः समासे वा, ये सूत्र जब आप समास पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, इसलिए इस सूत्र को अभी छोड़ के चल रहे हैं। जब समास का प्रकरण होगा तब इस सूत्र को पढ़ेंगे। इसके पश्चात 43वें नंबर का सूत्र आता है, ये भी अपवाद का नियम है। इसमें किस शब्द के लिए अपवाद बताया जा रहा है? अक्षस्य ऊहिन्याम। तो अक्षस्य ऊहिन्याम, इनका अर्थ है कि अक्ष को अगर ऊहिनी से जोड़ेंगे तो यहाँ पे सूत्र क्या लगना था? उवर्णे ओ सूत्र लगना था, है ना? उवर्णे ओ 30 नंबर का सूत्र लगता, उवर्णे ओ, तो ये क्या होता? अक्षोहिनी, है ना? अक्षोहिनी ऐसा होना था, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे 30 नंबर का सूत्र नहीं लगेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा अक्षौहिणी। इतने अक्षौहिणी सेना थी, है ना? इनके पास 4 अक्षौहिणी सेना, इनके पास 3 अक्षौहिणी सेना है। महाभारत वगैरह में आप सुनते होंगे। तो अक्षधन ऊहिनी से बना है अक्षौहिणी। ठीक है। तो अब मान लो यहाँ औ मिल रहा है, आपसे कहा अक्षौहिणी को ब्रेक करो, अब यहाँ औ मिल रहा है, तो हम सोच रहे हैं ओकारे औ औकारे चा वाला सूत्र होगा, है ना? तो अक्ष धन ओहनी करने का प्रयास करेंगे, तो नहीं, ये आपको याद रखना है कि अक्षौहिणी जो है ये अपवाद है,
इसका हल होता है अक्षधन ऊहिनी। अक्ष और ऊहिनी से मिलके अक्षौहिणी बनाए, ये एक अपवाद का शब्द है। ठीक है। एक अक्षौहिणी सेना कितनी कहलाती है पता है किसी को? एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 हाथी, इतने ही 21,870 रथ, फिर 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक, इनके समूह को कहते हैं एक अक्षौहिणी। फिर जितने अक्षौहिणी सेना उतने से गुणा कर लो, ये कहलाता है एक अक्षौहिणी। ठीक है। तो यहां तक आपकी वृद्धि संधि थी। ठीक, ये इसके नीचे दो और अपवाद दिए हैं कि ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये भी अपवाद हैं। प्रौढ़, तो प्रौढ़ जो है वो बना है प्राधन ऊढ़ से, ये इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, प्राधन ऊढ़ से प्रौढ़ बना है और प्रौढ़ी जो है वो प्राधन ऊढ़ी से बनी है। ठीक है, और प्राधन एश, ये प्रईश होगा, ये तो हो गई होगा, बस इसको याद रखना होगा आपको। प्राधन ऊढ़ और प्राधन ऊढ़ी, तो प्राधन ऊढ़ प्रौढ़ होता है, प्राधन ऊढ़ी प्रौढ़ी होता है, ये भी अपवाद है। ठीक है, ये जो सूत्र हैं ये अपवाद से बने हुए हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपका हो गया, आपके 43 सूत्र वृद्धि संधि तक हो गया। अब इसके पश्चात यण संधि हम प्रारंभ करेंगे। कब? कल। तो आप लोग जो चीज़ हमें पढ़नी होती है उसको पढ़ के बैठें और होमवर्क करके बैठें। ठीक है, जो पुराना गृह कार्य है वो सभी लोग करके बैठें। किसी को कोई प्रश्न? ठीक है। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि